जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडर रज़ा हैदर साहब। आप सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं और आपका बड़ा लंबा चौड़ा तजर्बा है। आप डायरेक्टर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री हैं इधर कैस के अंदर, सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के अंदर। और दूसरा, आप एज ए डेप्टी चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट जो प्रोग्राम था, उसके डेप्टी चीफ प्रोजेक्ट रहे। आपको सतारा इम्तियाज़ भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। और आज मैंने एयर कोमोडोर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें टाइम दें, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है कि हमारे जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं दे कैन बेटर एक्सप्लेन, क्योंकि हमारे लिए तो ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ें नहीं होती, लेकिन एयरफोर्स वाले हमें ज़्यादा अच्छे समझा सकते हैं। सबसे पहले तो सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया एयर कोमोडोर साहब। बहुत शुक्रिया आपका दावत देने का। थैंक यू वेरी मच सर। सर, ये सवाल आपसे जो मैंने पहला करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान जो एयरफोर्स है, उसके स्पोक्स पर्सन जो आजकल बड़े स्पोक्स पर्सन बड़े आजकल जो बड़े मशहूर हुए हैं, औरंगज़ेब साहब, उन्होंने जो बात की कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए राफेल को गिराने के लिए। और ये क्या मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्या होता है? क्योंकि हम तो ये लफ्ज़ तो बड़े छोटे से हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पूरे पूरे जार्गन है, इनके पीछे पूरी पूरी हिस्ट्री है। तो ये कौन से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं जो राफेल को टारगेट जैसे किया गया था? जी चीमा साहब, बहुत अच्छा सवाल है। टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, मल्टी डोमेन ऑपरेशन इज एक्चुअली द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट डोमेन्स, different capabilities, different technologies to have a coordinated result and to achieve the objective. In short, if you combine all your capabilities and make them as a concentrated force to achieve the objective, is actually multi-domain operations. और मल्टी डोमेन ऑपरेशन इज एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, जो उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने यूज़ की अगेंस्ट द इंडियन एयरफोर्स अटैक। और अगर आप दावत दें तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें आगे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वो कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स की मैं समझता हूँ थ्री एट्रीब्यूट्स हैं विच यूज्ड ऑन दैट डे वेरी इफेक्टिवली अगेंस्ट द इंडियन एयरफोर्स, and the number one is multi-domain operation. And as I told you, multi-domain operation is an integration of different capabilities and technologies. तो वो कौन सी है? इसमें फर्स्ट हमारी बनती है टेक्नोलॉजी या कैपेबिलिटी, वो है एयरक्राफ्ट। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, विच इज़ द लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ JF-17। आपको मालूम है उसके ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 is the latest variant, and it's very capable potent platform, having the ESA radar and the BVR weapons. Then we have J-10C. J-10C is another very very highly capable high-tech aircraft that is also having the BVR and ESA radar. And then we have F-16s. You already know about it. तो ये तीनों तो हमारी एक जहाज की कैपेबिलिटीज हो गई जिनको हमने ज्वाइन किया। इनके साथ जो फर्दर अटैच हुई चीज़ें वो जिसमें आ जाती हैं साइबर, फिर आ जाता है स्पेस, देन ईडब्ल्यू, देन ड्रोन्स। ये कलेक्टिवली हमारी वो कैपेबिलिटीज हैं विच एक्चुअली इंटीग्रेटेड टू बिकम अ वन फोर्स। जो सेकंड एट्रीब्यूट पाकिस्तान एयरफोर्स ने, मैं समझता हूँ उस दिन जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का स्ट्रेंथ है हमारी, वो है हाई क्वालिटी ट्रेनिंग। क्योंकि मैन बिहाइंड द गन इज इंपॉर्टेंट। ऑल दीज कैपेबिलिटीज आर वेरी गुड, नो डाउट इन इट, बट एक्चुअली मैन बिहाइंड द गन इज इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान एयरफोर्स का हमेशा से फोर्टे रहा है कि बहुत हाई क्वालिटी ट्रेनिंग है, हाई क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स है, और हमारे पायलट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, विच एक्चुअली उन्होंने उस दिन परफॉर्म भी किया। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द विजनरी लीडरशिप, जिन्होंने इसको स्पेयरहेड किया फ्रॉम द कमांड कंट्रोल सेंटर, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम को उन्होंने एक्चुअली सुपरवाइज किया, कंट्रोल किया इस सारे को। और उन्होंने इन सारी कैपेबिलिटीज़ को विद ओवर द ईयर्स इस तरह से डिज़ाइन किया कि हम इंडिजनाइजेशन भी करें, प्रोक्योरमेंट्स भी करें इन सच अ वे कि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इन सब टेक्नोलॉजीज़ को और कैपेबिलिटीज़ को मल्टी डोमेन ऑपरेशन में यूज़ कर सकें, एंड दैट इज़ रियली ग्रेट। और ये जो उस दिन का वाक़या है 6-7 का एनकाउंटर कॉम्बैट है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा इंशाल्लाह इट विल बी रिटन इन द टेक्स्ट बुक्स एंड द मैनी बुक्स विल बी रिटन ऑन इट बाय द डिफरेंट एविएशन हिस्टोरियंस, और किस तरह से ये कॉम्बैट हुआ। और विद इन 1 आवर
आप देखें तो हमारी तरफ जंग का पल्ला आ चुका था। ये जो साइबर एंड स्पेस है मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर, इससे क्या मुराद है? ये कैसे इस्तेमाल हुए थे? हमें इसकी तो समझ आती है कि जी जहाज़ उड़ रहे थे, एयरफोर्स उसने अपना J-10 ने अपना काम किया, F-16 ने अपना काम किया, सब ने किया। लेकिन ये साइबर एंड स्पेस मल्टी डोमेन ऑपरेशन में कैसे आ जाते हैं? क्या इसके ज़रिए आपने उनके जो जेट्स हैं उनको जैम किया? ये जो प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होके कहा था, हाउ कैन यू प्लीज़ मेक अस अंडरस्टैंड ऑन दिस? जी, बिल्कुल। चीमा साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ साइबर। आपके तवज्जो से हमारी ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी is actually include has been included as one of the key technology which is mandatory for national security. ये अभी जो लिस्ट शाया हुई है यूएस की, ये यूएस नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल उनकी है, जो फरवरी 2024 में उन्होंने 18 टेक्नोलॉजीज की लिस्ट इशू की है। ये नेट पे अवेलेबल है पीडीएफ में। उनमें वन ऑफ देम इज साइबर सिक्योरिटी, और उन्होंने कहा है कि ये वो 18 टेक्नोलॉजीज हैं विच आर वाइटल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर टू, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है उसके तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं। वन इज यूज ऑफ emerging टेक्नोलॉजीज, नंबर टू इज साइबर वॉरफेयर, एंड थर्ड इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आ जाता है मीडिया वॉरफेयर, डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, ये सारा नैरेटिव बिल्डिंग। तो नंबर टू पे है साइबर वॉरफेयर। तो साइबर के बगैर तो अब कोई वॉर फ्यूचर में मुकम्मल ही नहीं होगी, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो आजकल चल रही है उसका ये एक मेजर पार्ट है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि ये बेसिकली किस तरह होता, किस तरह है। देखिए, साइबर इज बेसिकली टू इन द साइबर अटैक या साइबर सिक्योरिटी में यू अटैक द डेटा, either destroy their data, disrupt their data, or theft their data. You up to you, but you have to actually damage the data which is flowing between point A to point B, and which can be between the aircraft to the space, which can between the aircraft to the ground, which is between the two aircraft. The data is traveling and you have to disrupt that data. Actually, this is the cyber attack. साइबर अटैक, ये साइबर की भी दो डायमेंशन हैं, साइबर अटैक एंड साइबर डिफेंस। जब आप अटैक कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर भी अटैक हो रहा होता है, तो आपने साइबर डिफेंड भी करना होता है। तो ये बिल्कुल दो अलग टीमें होती हैं, एक अटैक कर रही होती है और एक डिफेंड कर रही होती है। और इसी तरह से कि उस डेटे को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं फॉर दैट पीरियड, ताकि वो उस वक्त उस ऑपरेशन में एनिमी यूज ना कर पाए। अब इस केस में अगर हम आ जाएं और कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन द एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट, बिटवीन द एयरक्राफ्ट टू द ग्राउंड रेडार्स, बिटवीन द एयरक्राफ्ट टू द स्पेस सैटेलाइट्स एंड सो मेनी अदर एजेंसीज, अगर हम उस डेटे को डिस्टर्ब कर देते हैं बिकॉज ऑफ द साइबर अटैक, इट इज एक्चुअली नाउ सपोर्टिंग दैट मिशन विच इज वन पार्ट ऑफ द मल्टी डोमेन ऑपरेशन। सेकेंड, कमिंग टू योर क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्पेस। अब देखिए, स्पेस भी एक ऐसा डोमेन है, ये भी उन्हीं बाय द वे 18 टेक्नोलॉजीज में जो मैंने आपको बताई है, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट इसके बाद भेजूंगा, छोटा सा पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें वन ऑफ देम इज स्पेस टेक्नोलॉजीज एज दैट आर वाइटल फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री, क्योंकि स्पेस भी अब वेपनाइज होती जा रही है वक्त के साथ साथ। अच्छा, स्पेस क्या है? एनीथिंग विच इज फ्लाइंग अबव द 100 किलोमीटर्स ऑफ ऑल्टीट्यूड इज एक्चुअली द स्पेस। जो 100 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड से नीचे चीज़ें फ्लाई कर रही हैं वो एयर में आ जाती हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट आ जाता है, ड्रोन्स आ जाते हैं। जब हम इससे ऊपर चले जाते हैं तो वो स्पेस शटल में या कैटेगरी में चले जाते हैं। फिर उसमें उसके फर्दर लेयर्स हैं, लोअर ऑर्बिट, मीडियम, हायर ऑर्बिट, उसमें हम नहीं जाते। अब एक चीज़ फ्लाई कर रही है विद इन द 100 किलोमीटर विच इज़ एयरक्राफ्ट, और एक फ्लाई कर रही है उससे ऊपर 100 किलोमीटर से ऊपर विच इज़ अ स्पेस सैटेलाइट। इन दोनों ने कनेक्ट होना है, आपस में कनेक्ट होना है, ताकि द एयरक्राफ्ट कैन सी अ बिगर पिक्चर। वो बिगर पिक्चर आपको दिखा रही है सैटेलाइट, और इसलिए स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑपरेशन में आजकल के दौर में। फिर आ जाते हैं आप इनको इनको इंटीग्रेट करना। इसी में जब हम इंटीग्रेट करते हैं स्पेस को विद द ड्रोन, तो ये नेक्स्ट जनरेशन आईएसआर हम कहते हैं, इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनेसेंस, जिसको हम ड्रोन के पार्ट में आगे भी अगर आपका सवाल है तो उसमें हम कवर कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि साइबर हो गया, स्पेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गई, ड्रोन्स हो गए, और ये सारी कैपेबिलिटीज दे हैव टू बी जॉइंट टुगेदर टू हैव अ सिंगल इम्पैक्ट। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ दैट इज़ ऑल्सो अबाउट द ड्रोन्स।
ये ड्रोन्स के हवाले से हमें बताएं कि जो आपने क्योंकि बात की है, तो मैं चाहता हूँ इसी को हम टेकअप कर लें कि ये ड्रोन्स के बारे में तो एयर कोमोडोर साहब कभी सुना नहीं था हमने, ठीक है। हमने तो देखा हवाओं में मीडिया पे जी F-16 है, J-10C है, पर हमें पता नहीं था ये ड्रोन जो है वो हमारे ऊपर भी आ जाएंगे और हमारे ड्रोन इंडिया के ऊपर घूम रहे थे। ये ड्रोन्स के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि ये ड्रोन वॉरफेयर के हवाले से भी समझाएं, और क्या हमें अपने लोगों को ये बताना चाहिए कि ये एक न्यू नॉर्मल है। अब नई अगली जो जंगें होंगी ड्रोन्स आएंगे और हमारे ड्रोन्स भी वहां पे जाएंगे। तो ये हमने एक तो पहले अपने लोगों को क्यों नहीं बताया था, और दूसरा ये बताएं कि जरा ड्रोन वॉरफेयर के हवाले से बताएं, और ये इन्होंने कितना पैनिक फैलाई पाकिस्तान के अंदर, और बड़ा लोगों को फर्स्ट टाइम तो पता ही ना चला कि ये क्या चीज़ है और इसे क्या होने वाला है। हम तो हमसे लोग समझे शायद अटैक करने आ गए हैं। तो इस पे जरा प्लीज कमेंट करें। ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है ड्रोन्स का, क्योंकि अब हमें वो स्टेज है जो हमें बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ड्रोन वॉरफेयर, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर वॉरफेयर और न्यू नॉर्म हो जाएगा, जिस तरह आपने कहा ये हो जाएगा। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है, सेंटर ऑफ एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, इसने ड्रोन वॉरफेयर पे बहुत लिखा है, बहुत रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत आर्टिकल्स हैं, क्योंकि हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ड्रोन वॉरफेयर ही एक्चुअली फ्यूचर वॉरफेयर होगी। अब ये है क्या? इसको हम न्यू RMA भी कहते हैं, बाय द वे, न्यू रेवोल्यूशंस इन मिलिट्री अफेयर्स। अच्छा, ड्रोन इज एनीथिंग विच इज फ्लाइंग इन एयर विदाउट अ पायलट। एक तो ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है ड्रोन की, लेकिन ड्रोन एक जेनेरिक टर्म है। यही जब फ्लाई कर रही होती है हम इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल कह देते हैं। यही जब ग्राउंड पे होगा तो हम इसको रोबोटिक सोल्जर कह देते हैं। यही जब अंडर वाटर सबमेरीन की तरह होगा तो अंडर वाटर मेरीन व्हीकल कह देते हैं। तो हम अभी इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो UAVs की कर रहे हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो ड्रोन फ्लाई कर रहा है। तो चीमा साहब, ये स्टार्ट हुआ था बहुत बेसिक से रिमोट पायलट व्हीकल, जब एक रिमोट के थ्रू हम इसको फ्लाई करते थे और सिंपल इसमें कैमरा लगा होता था, एंड वी टेक द पिक्चर्स ऑफ दैट लोकेशन और दैट टारगेट, एंड दोज पिक्चर्स आर ट्रांसमिटेड टू द डिसीजन मेकर्स और द पीपल हु आर गोइंग टू अटैक दैट प्लेस। उनको वो ईज ऑफ हो जाता था। ये 70s में, बल्कि अरब इसराइल वॉर में तो इसराइल ने इसको यूज भी किया था, सिंपल RPVs। Then those RPVs become little advanced and they become UAVs, unmanned aerial vehicles। और इस पे जो कैमराज लग गए वो बहुत पावरफुल लग गए, जो जूम करते थे, इनकी एंड्योरेंस बढ़ गई। आप 500, 600, 1000 किलोमीटर अवे बैठ के सिंपल पायलट ग्राउंड पे बैठ के फ्लाई कर रहा होता था और उन कैमराज के थ्रू सर्विलेंस कर रहा होता था। उन्हीं UAVs पे जब वेपन लग गया तो वो कहलाए UCAV, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, क्योंकि अब उनके ऊपर वेपन्स लग गए। अब वो रिमोट पायलट जब चाहता था तो उसका वो फायर भी कर सकता है उस वेपन को। उस दिन जो इंडिया ने अटैक किया था और उसमें हीरोन था, वो UCAV था बेसिकली। और वो यकीनन उन फ्लीट को, जो एक फ्लीट थे 70 का, उनको सपोर्ट कर रहा था इन गिविंग द दो पिक्चर्स ऑफ दोज टारगेट्स। वो उनको ट्रांसमिट कर रहा और उस तरह से उनको हेल्प कर रहा था, जिसको हमने फिर मार दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। UCAV से अगली कैटेगरी है किलर ड्रोन, जो हारोप इंडिया ने यूज किए, मेड इन इसराइल। हीरोन भी मेड इन इसराइल है और हारोप भी मेड इन इसराइल है। ये उन्होंने यूज किया, ये किलर ड्रोन कहलाता है। इसको हम कैमिकेजिस ड्रोन भी कहते हैं, सुसाइडल ड्रोन भी कहते हैं और किलर ड्रोन भी कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी UCAV से, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक्सप्लोसिव फिल होता है और इसने जाके खुद हिट करना होता है, इसीलिए इसको सुसाइडल कहते हैं। और इस पर कैमरा भी लगा होता है। अब कैमरा इसलिए लगा होता है कि पीछे से इसको एक पायलट फ्लाई कर रहा है। और लॉइटरिंग म्यूनिशन भी एक टर्म है, अगर आप सुनेंगे आगे जाके तो लॉइटरिंग म्यूनिशन भी एक टर्म आएगी, LM। लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब है कि ये पहले जाके वो लॉइटर करेगा थोड़ी देर, और जो पीछे पायलट है वो अपने टारगेट को सिलेक्ट करेगा और फिर इसको कहेगा कि तुम उससे जाके टकरा जाओ, लाइक अ सुसाइडल। तो ये है किलर ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशन। इसी की एक और कैटेगरी है जिसको हम स्वार्म ड्रोन्स कहते हैं। वो उस दिन इस तरह का अभी तक स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर में नहीं आया, इस एरिया में तो नहीं आया। यही किलर ड्रोन जब नंबर्स में आ जाए, हंड्रेड्स में या 500 में, थाउजेंड्स में, लाइक अ स्वार्म, तो फिर ये स्वार्म ड्रोन्स कहलाते हैं। तो ये तो हो गई इनकी कैटेगरीज। तो हारोप और हीरोन जो इन्होंने यूज किए, वो हीरोन UCAV था, और इंडिया ने जो हारोप यूज किए वो किलर ड्रोन था। अब आए कि इनकी टारगेटिंग कैसे हो रही है। देखिए, एक टारगेटिंग तो ये है कि जो पायलट बैठा हुआ है पीछे, वो देख रहा है कैमरे के थ्रू, वो जब टारगेट उसको नजर आता है वहां पे उसको हिट करा देता है। दूसरा तरीका ये कि हम GPS कोऑर्डिनेट्स फीड कर दिए जाते हैं, उन पे जाके वो हिट कर देता है।
और तीसरा है जिसमें हम कहते हैं अनऑटोनमस, कि वो टारगेट फीड कर दिया गया है उसके अंदर, और अब वो जैसे ही उस टारगेट को देखेगा वो जाके उसको हिट करेगा। और ये जो है एक काफ़ी थोड़ी ख़तरनाक कैटेगरी भी है, क्योंकि इस केस में फॉर एग्जांपल अगर एक इमेज, एक घर का इमेज है जो फीड कर दिया गया है उसमें, और अब वो उस घर के ऊपर पहुंचा और उसको लगा कि उस घर के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, तो वो ये नहीं देखेगा, क्योंकि उसको तो इमेज फीड किया गया इस घर को मारना है, वो फिर भी मारेगा, तो इससे सिविलियन किलिंग्स भी होंगी, जो कि इंडिया ने उस दिन बहुत की भी हैं, और इसलिए इसके एथिकल और लीगल इश्यूज भी हैं। तो ये हो गया इसका टारगेटिंग पार्ट ड्रोन्स का। अब चीमा साहब, सवाल ये जहन में आता है कि इंडिया ने उस दिन ये अटैक जो किया, क्यों किया? देखिए, सबसे पहले तो एक दिन पहले आप देखें स्टोरी को, तो इंडियन एयरफोर्स के 5 जहाज हिट हो चुके थे। हम्म। अब इसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स was not having the capability or intention to again come and attack Pakistan. So they diverted themselves to the drone warfare. अच्छा, ड्रोन वॉरफेयर वाई? ड्रोन वॉरफेयर के 3-4 ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसमें एकदम स्विच करना बहुत आसान हो जाता है। नंबर वन ये कि आप, इट इज़ अ इकोनॉमिकल वॉरफेयर। आप ये देखें कि एक ड्रोन की कीमत उस दिन जो हारूप आया है वो $0.7 मिलियन है, और एक राफेल की कीमत इज अराउंड 150 to 200 मिलियन डॉलर है। तो यस। 200 के करीब हारोप अगर हम ड्रोन मारेंगे तो एक राफेल के बराबर बनेगा। तो इसलिए इकोनॉमिकल है, सस्टेनेबल है, लॉन्ग वॉर की तरफ लेके जाता है, ये केओस क्रिएट करता है सिविल पॉपुलेशन में, कभी इधर से आ रहा है, कभी उधर से आ रहा है, कभी एक जगह पे गिर जाएगा, कभी एक जगह पे गिर जाएगा, तो ये केओस क्रिएट करने में बहुत काम आता है। और लास्ट और सबसे ज़्यादा जो ड्रोन वॉरफेयर यूज़ की जाती है, वो वहाँ की जाती है जहाँ आप वॉर को ना सस्टेन करना चाह रहे होते हैं। हम्म। जिस तरह रशिया यूक्रेन में आप देखें, वॉर बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन आप अगर नोट करें तो एयर कॉम्बैट शुरू में हुआ था, लैंड फोर्सेस भी बहुत शुरू में मूव ज़्यादा की थी, अब वहाँ ड्रोन वॉर चल रही है। हाँ। 2 ड्रोन इधर से आ गए, 4 ड्रोन इधर से चले गए। ड्रोन वॉरफेयर जो है ना, ये लॉन्ग सस्टेन करती है। इसी तरह अज़रबैजान, आर्मीनिया में भी हुआ था। तो इंडिया बेसिकली वाज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ chaos इन आवर सिविल पॉपुलेशन। करबी अटैक सिविल में रहा था, व्हिच इज़ वेरी, वेरी अगेंस्ट द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज़। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव था, और हमारे पास कैपेबिलिटी है एंटी ड्रोन की। हमने उनके 80 अराउंड 80 ड्रोन्स लेकिन डिस्ट्रॉय किए। कमांडर साहब ये बताइएगा, ये जो हार्ड किल सॉफ्ट किल की बात हुई थी, कि वो आपने पहले अपने थोड़ा सा जवाब में बताया कि वो जो ड्रोन्स आ रहे थे वो इमेजरी और सारा कुछ लेके वापस भेजते थे और वो आपके उस पे एयर उस पे सिस्टम पे हमला करते थे आके। ये बताएं कि जब हम उनको नीचे क्यों आने देते थे? क्या सॉफ्ट किल करना चाहते थे ताकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज ना हो? जी, एक तो आपने खुद ही जवाब दे दिया, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, ये सीड इसको होता है कहते हैं। दूसरा ये कि ड्रोन शुरू में हाई ऑल्टीट्यूड पे आता है, और उसको वहाँ हार्ड किल करना भी मुश्किल होता है, और इवन सॉफ्ट करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इसका आरसीएस बहुत कम होता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन वही होता है जो हमने किया। डिसेंड में उसको हमने किल किया थ्रू सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ, और साथ ही एक्सपोज नहीं किया अपनी एक्चुअली लोकेशंस को। और दैट स्ट्रेटजी वर्क वेरी वेल और बड़ी कामयाब रही। और अदरवाइज अगर हम इसको डिटेक्ट करना शुरू कर दें, एक्चुअली ये डिटेक्ट करता है और वही उसी की लोकेशन फिर वापस भेज देता है। तो आपने उसको उस जगह पहुंचने से पहले किल करना है, और डिसेंड के फेज में किल करना है, दैट इज द राइट वे। अभी उसकी फिर डिपेंड करता है कि आपकी रेंजेस क्या है एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की, वो फिर मल्टीपल होती हैं। बट अलहमदिल्ला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान परफॉर्म वेरी वेल ऑन दैट डे इन द ड्रोन वॉरफेयर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा एयर कोमोडोर साहब कि ये जो हमने दो जहाज़ मेजर इस्तेमाल किए, JF-17 और J-10C, दोनों हाईटेक एयरक्राफ्ट हैं, दोनों ही चाइनीज़ हैं आपको पता है। और ये बताइएगा कि ये दोनों जो जहाज़ थे, इनकी क्या स्पेशलिटी है? ये जो ख़ास तौर पे ये जो मेड इन JF-17 थंडर है, आपने तो इसमें हर काम भी किया हुआ, आपको ये एजाज़ हासिल है। ये क्या स्पेशलिटी है? और अब तो सारा यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि भाई यूरोपियन टेक्नोलॉजी का मुकाबला था चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पे। और अभी मैं आज फ्रांस 24 को भी देख रहा था, उन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी की कि चाइना वाज सक्सेसफुल इनफ कि वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को दी और उसको इस्तेमाल कर ली। सो एक्चुअली इन कॉम्बैट सिचुएशन में उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो गई है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वॉर टेस्टेड नहीं है। तो इस पे भी ज़रा कमेंट कीजिएगा, और ये जो दोनों एयरक्राफ्ट हैं इस पे भी कमेंट कीजिएगा। जी,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जे 10 की ये पहली किल है, और राफेल की भी इत्तेफाक से फर्स्ट ही है। मतलब पहला राफेल है जो कॉम्बैट में शॉट डाउन हुआ है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था। मैं इसको दोनों एंगल से देखता हूँ। इसको एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कंपैरिजन भी देख सकते हैं, इसको दो एविएशन इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन भी देख सकते हैं, इसको दो मुल्कों का भी देख सकते हैं। तो इसके एक टेक्टिकल से स्ट्रेटेजिक लेवल तक एक्चुअली इसके लेंस हैं जिनसे हम देखा जा सकता है। लेकिन असल इंपॉर्टेंट जे 10 में बैठा हुआ पायलट है, और वो एयरफोर्स है जो उसको ऑपरेट कर रही है। असल मतलब मेजर क्रेडिट उसको देना चाहिए। रीजन बीइंग कि राफेल भी बहुत पोटेंट एयरक्राफ्ट है, इट्स अ वंडरफुल एयरक्राफ्ट। इशू है कि उसको एम्प्लॉय कैसे किया गया। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स उसको उस तरह एम्प्लॉय नहीं कर सकी जिस तरह उसका हक है राफेल का। इट्स अ 4.5 जेन एयरक्राफ्ट, वेरी कैपेबल। और जे 10 जो है वो भी बहुत अच्छा जहाज है, लेकिन हमने उसको सही एम्प्लॉय किया, राइट टाइम पर बिल्कुल सही यूज़ किया। कमिंग टू द JF-17, चीमा साहब, JF-17 थंडर, जॉइंट फाइटर 17 थंडर, जो इसका पूरा नाम है, ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। हम 2003 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, और उसके बाद 2007 में इसको 23 मार्च 2007 की जो परेड थी हमारी, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की एयर में उस दिन वो उसने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई थी। और उसके बाद 2009 में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, विच वॉज ब्लॉक 1। 2014 में ब्लॉक 2 आया, एंड 2022 में ब्लॉक 3 आया। तो अभी जो इस वक्त मौजूदा फेज चल रहा है वो ब्लॉक 3 का है। एंड इट्स अ वेरी वेरी हाईली कैपेबल एयरक्राफ्ट। इसमें हर वो कटिंग एज कैपेबिलिटी है जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्लास कॉकपिट, हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्ट्रिक, ईसा रेडार, इंटरनल EW, BVRs एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये सारी वो एक अच्छे फीचर्स हैं जो एक जहाज़ में होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये, इट इज़ मेड इन पाकिस्तान। जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाना चाहिए, वो ये है कि ये हमने खुद बनाया है, हमारे पर इसका कंट्रोल है। हम्म। और जहाँ तक बात हो गई राफेल और उसकी, आपने कहा जैसे आपने कोट किया, बिल्कुल वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मार्केट की बात भी हो रही है, स्टॉक्स की भी बात हो रही है दोनों जहाज़ों की। चंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की बात हो रही है। मैंने 5 साल वहाँ पे सर्व किया हुआ है चंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन में, जहाँ ये जे 10 बनता है और JF-17, ये दोनों वहीं की प्रोडक्ट्स हैं चंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की। और इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। J-20 भी उनकी एक प्रोडक्ट है। तो चाइना एविएशन इंडस्ट्री इज कमिंग अप वेरी फास्ट, और अब तो बैटल हार्डन्ड जे 10 हो गया है, और JF-17 ऑलरेडी बैटल हार्डन्ड है पुलवामा में। तो माशाल्लाह हम तो अब हमारे पास वो जहाज़ है विच आर टेस्टेड इन द कॉम्बैट। तो सर आखिर में बस ये थोड़ा बताएं, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अब हमारी कहा जाता है कि हमने चाइना से ये टेक्नोलॉजी वगैरह ली हुई है, तो आर वी कैपेबल इनफ इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? क्योंकि असल चीज़ तो यही है। और इसी पे ज़रा थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि हमारे लोग जो हैं वो सारे सिंक हो गए हैं एयरफोर्स के अंदर, क्योंकि जैसे आपने फ्यूचर में कहा कि अब तो इसी चीज़ की लड़ाई होनी है, ग्राउंड फोर्सेस तो बड़ी मुश्किल है मूव करें। जी, चीमा साहब, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मल्टी डोमेन ऑपरेशन का, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वी आर वेरी वेरी कैपेबल टू जैम एनी कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा ISPR में, उसमें हमने तो इवन जो RT कम्युनिकेशन है पायलट की, इंडियन पायलट की, वो तक आपको सुनाई, वहाँ से हमने उसको कैप्चर किया। और इंडिजनाइजेशन है। आज भी अगर आप देखें तो डॉन में इसके ऊपर एक आर्टिकल भी है, जिसमें हमने अपनी इंडिजनाइजेशन, इंडिजनाइज्ड EW और स्पेस एंड साइबर कैपेबिलिटीज़ का जिक्र भी किया है उस आर्टिकल में राइटर ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह EW हो गया, साइबर हो गया, स्पेस हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ आवर ओन एफर्ट्स, इंडिजनाइजेशन और इंटीग्रेशन। बिल्कुल ठीक है। तो आखिर में अगर मैं आपसे सर ये कहूँ कि अब तो वो जैसे कहते हैं ना, सिचुएशन हमारी दुनिया के सामने आ गई है, क्या पोस्ट वॉर एनालिसिस करेंगे कि क्या इसमें हमारे साथ तो चाइना खड़ा हुआ, मिलिटरली सपोर्ट किया। एक तो डिप्लोमेटिक डोमेन है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन अगर मिलिट्री डोमेन में रहें तो क्या एनालिसिस करेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं जी हमने बहुत सारी जगहों पे मारा है पाकिस्तान को, बहुत सारी जगहों पे किया है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? कि क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना, चीज़ें कंफ्यूज हो रही हैं, कई लोग कह रहे हैं जी इन्होंने ज़्यादा मारा है, कोई कहता है इन्होंने ज़्यादा मारा है। और ख़ास तौर पे जो S-400 के हवाले से, JF-17 थंडर के हवाले, उसके सॉरी राफेल के हवाले से तो आ गया आपके बारे में पोजीशन क्लियर हो गई
कि वो तो उन्होंने मारा है, मार लिया, लेकिन S-400 का नहीं पता चला। कोई न्यूट्रल उसकी जो इन्वेस्टिगेशन कोई रशिया बता दे या कोई और, उसका भी कोई मैकेनिज्म है? इस पे भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। जी। इस पे एस 400 पे पहले कर लेते हैं, फिर जिस तरह आपने कहा कि आप पोस्ट एनालिसिस क्या है। एस 400 जैसे आपको पता है कि रशियन इक्विपमेंट है, और ये इंडिया ने, जो मेरी नॉलेज है, 5 इसकी रेजिमेंट्स ली थी हुँ, ऑफ अराउंड $5.5 बिलियन। बड़ा एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम है, हुँ, और इसकी भी काफ़ी मिथ है जो बड़े अरसे तक इंडिया ने रखी। और मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है जो आपके पास है मीडिया से, कि वी हैव एक्चुअली डिस्ट्रॉयड वन ऑफ देम। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह इंडिया अभी तक तो इवन किल्स को भी डिनाई कर रहा है, आपने वहाँ पे उनके आईएसपीआर का सुना होगा कि उन्होंने नहीं बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, इसी तरह S-400 को भी डिनाई कर रहा है, बट इट विल बी वेरी सून, इट विल बी डिक्लेयर्ड। इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। जहाँ तक ताल्लुक है पोस्ट वॉर एनालिसिस का, ये बहुत अच्छा मेरा ख्याल है टॉपिक है। रीज़न बीइंग कि हमें, पहली बात तो आपने पीएम मोदी की स्पीच सुनी होगी, उन्होंने कहा जस्ट अ पॉज, और ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट फिनिश्ड, इट इज़ कंटिन्यूड, एंड इस तरह के न्यू नॉर्म, और इस तरह में बात भी की है कि इट विल बी अ न्यू नॉर्म। इसका मतलब है कि वी शुड एनालाइज द सिचुएशन, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ फॉर दैट फ्यूचर एनी एंडेवर बाय द इंडियन एयरफोर्स, ब इंडियन इंडिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्ली चीमा साहब मैं चाहूँगा, वो है स्ट्रेटेजिक पोस्ट एनालिसिस, और वो ये है कि वर्ल्ड एंड बोथ साइड शुड रियलाइज दैट कश्मीर इज अ इशू। हुँ, कश्मीर इज एन इशू विच नीड्स टू बी रिजॉल्व। अदरवाइज क्या होगा कि अगर रिजॉल्व नहीं हुआ, तो पहले उरी हुआ, उरी के बाद पुलवामा हुआ, पुलवामा का पहलगाम हुआ, कुछ अरसे के बाद इंडिया दोबारा कोई फॉल्स फ्लैग करेगा और फिर इसी तरह से अटैक करना शुरू कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि एज ए स्ट्रेटेजिक पोस्ट वॉर एनालिसिस ये होना चाहिए कि इस डिस्प्यूट को पहले तो रिजॉल्व किया जाए, और इस वक्त इंटरनेशनल पावर्स भी इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। ये इशू पहले लोकल इंडिया इसको कहता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद तो अब ये इशू इंटरनेशनल हो गया है, विच इज़ अ गुड पार्ट। कल ट्रम्प साहब ने भी जिक्र किया वहाँ पे इसका। दूसरा जो पोस्ट वॉर एनालिसिस, अब मैं अब स्ट्रेटेजिक्स के ऑपरेशन लेवल पे आ जाता हूँ। ऑपरेशन लेवल पे ये है कि इट इज़ गोइंग टू बी द फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एरा, वेयर द मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वुड बी देयर। अभी अगर दोबारा भी कुछ होता है तो इट विल बी इन द सेम मल्टी डोमेन में होगा और फिफ्थ जनरेशन में होगा, तो हमें उसके लिए अपने आप को और तैयार करना पड़ेगा। तीसरा है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, विच इज कॉस्ट ऑफ वॉर। देखिए, कॉस्ट ऑफ वॉर, वॉर में एक एक्सपेंसिव बिजनेस है। नुकसान दोनों का होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, नुकसान दोनों का होता है, फ़ायदा किसी का नहीं होता। तो ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है इंडियन लोगों को। बीजेपी को ऑलरेडी कांग्रेस से चैलेंज करना शुरू हो गई है कि विदाउट एनी एविडेंस आपने अटैक क्यों किया। ये जो कॉस्ट ऑफ वॉर आई है, ये हमारी कैस की ही स्टडी है, डॉक्टर चौहान की ही स्टडी है ऑन कॉस्ट ऑफ वॉर, एंड दे हैव कैलकुलेटेड $35 बिलियन इनकर टू द इंडिया इन जस्ट 5 डेज, जिसको उन्होंने एयरक्राफ्ट, पहले दिन की जो किल्स हैं वही $1 बिलियन की किल्स हैं 5 जहाज़ों की। और उसके बाद स्टॉक मार्केट जो ड्रॉप हुई, बॉम्बे इंडेक्स, वो 1.7 ट्रिलियन की मार्केट है, 1.6% ड्रॉप हुई, दैट मेक्स $28 बिलियन इन जस्ट दैट डे। और अगर ये वॉर थोड़ी कंटिन्यू रहती तो प्रिडिक्शन थी $80 बिलियन उनका लॉस होता। इसी तरह थर्ड कैटेगरी में डिस्ट्रप्शन हैं। आईपीएल की एक डिस्ट्रप्शन $1 बिलियन की है, उनकी एयरलाइंस बंद हो गई, फ्लाइट्स डिस्ट्रप्शंस हुई, ट्रैवल डाइवर्जन्स हो गई। ये सारा $35 बिलियन इन जस्ट 5 डेज इंडिया ने लूज़ किया है, और उसके बदले में उसको मिला कुछ भी नहीं, ह्यूमिलेशन के अलावा। तो ये अब सोचने की बात है इंडिया को कि क्या वो हर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद इसी तरह का कोई फॉल्स फ्लैग करके हमारे पर अटैक करेगा। तो मैं ये समझता हूँ ये वो लेसन हैं। और लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो टेक्नोलॉजीज है कि अब एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर एक्चुअली की इन द फ्यूचर वॉरफेयर। और हमें ये, जिस तरह मैंने आपको 18 टेक्नोलॉजीज की बात भी की विच आर की टू द नेशनल सिक्योरिटी, तो हमें अब टेक्नोलॉजीज पे फ़ायदा पे काम करना है, इनको ग्रो करना है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इनको और फर्दर एडवांस करना है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, आईओटी है, 3D मैन्युफैक्चरिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, एरोस्पेस है, मैन मशीन इंटरफेस है, साइबर सिक्योरिटी है, हाइपरसोनिक्स है। ये वो सब टेक्नोलॉजीज हैं जो मिलकर एक पोटेंट फोर्स बनती हैं। तो हुँ। इस पर हमें इंशाल्लाह काम करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे भी। जी, सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका, अच्छा, वेलकम। कमोडोर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इंतहाई डिटेल में हमारे जो सवाल हैं वो हमें समझाए, सवालों के जवाब दिए और लोगों को बताया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि
अगर इंडिया इसको न्यू नॉर्मल बनाना चाहता है, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। और आगे क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं इंडिया के अंदर, अगले 3-4 साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, बट मेरा ख्याल है कि ये जो एक छोटी-सी लड़ाई हुई है 3-4 दिन में, पाकिस्तान ने अपनी डिटरेंस रिस्टोर की है और दुनिया ने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स सी आइंदा कैसे चीज़ें होती हैं। नाउ इट वी लीव इट टू द वर्ल्ड कि वो क्या डिसाइड करते हैं, लीव इट टू मोदी साहब, क्योंकि हम तो एग्रेसर नहीं है। मोदी साहब को चाहिए कि टेबल ऐसे पे आए, बड़ा मुल्क है, बड़ा सोचें, वो क्यों हमारे साथ हैं, हमें वो पंजाबी में कहते हैं खैरें हैं। थैंक यू वेरी मच सर।